दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम संविधान पॉलिटी पढ़ रहे हैं इस समय, तो पॉलिटी में हमारा ये तीसरा वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात हमारे संविधान जो बनाया गया है उसके स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। कहीं न कहीं से उसका स्रोत लिया गया है। लेकिन दोस्तों आज इससे पढ़ने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, जो भी नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत है क्या। इसके पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि जैसे हमारा जब भारतीय संविधान बना, तो जैसे संविधान के बारे में हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर इसके क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति क्या थे, अध्यक्ष थे। 7 लोग थे इसमें, प्रारूप समिति में कितने थे, 7 लोग थे अध्यक्ष को पकड़ के। तो जब इन लोग संविधान बनाए तो उस समय इनको ये जरूरत पड़ी थी हम कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट ले तो कहाँ से लें, किस तरीके से। कुछ इतिहासकार या कुछ संविधान के पॉलिटिक्स जो हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ का जो संविधान है वो एक प्रकार से चुराया गया है, एक प्रकार से कहीं न कहीं से लिया गया है, इनके द्वारा पूर्ण रूप से नहीं है। हाँ देखिए, कहीं न कहीं से तो लिया गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चुराया गया है। वहाँ से लेने के बाद उसमें कुछ संशोधन करके उसमें कुछ हमारी जो भारत है, भारत की परिस्थिति के अनुसार, जैसे हर देश की जो परिस्थिति होती है, जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। तो हमारे भारत की स्थिति के अनुसार उसमें कुछ संशोधन करके, कुछ कम ज़्यादा करके, कुछ ऐड करके उसको हमारे संविधान में लागू किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान चुराया नहीं गया है, वहाँ से ले करके कॉपी करके उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आगे उसमें बनाया गया है। तो जैसे हम समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, हम देखिए ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन है, आप लोग पहले समझिए चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते होंगे, जैसे हमारा एक टॉपिक है संविधान का स्रोत। तो संविधान के स्रोत में कई स्रोत है, मतलब कई देशों से ये लिया गया है। जैसे निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ऐसे संघात्मक व्यवस्था क्या है, इन सब चीज़ों को हमारे संविधान में ऐड है। तो कि हर कई देशों से हर चीज़ लिया गया है, ऐसा नहीं कि एक ही देश से हर चीज़ ले लिया गया है। कई देशों से कहीं से कुछ लिया गया, तो कहीं से कुछ लिया गया, तो कहीं से कुछ लिया गया। तो इन सब को कलेक्ट करके हमारा एक क्या बना, भारतीय संविधान बना। तो पहले हम देखते हैं क्या है चीज़ों को। इसमें आपको ऐसे बेसिक हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, लेकिन हम जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अर्थों को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मान लीजिए न्यायिक पुनर्विलोकन है, तो क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन, सॉरी इसका नाम है पुनरालोकन। ठीक, क्या है ऐसे हम समझते हैं। संविधान संशोधन क्या है, आपात उपबंध क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन क्या है, इन चीजों, इन शब्दों के अर्थों को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इसे संविधान का स्रोत, पहला हमारा एक पॉइंट है भारतीय संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1935 है क्या ये। देखिए ये पढ़ने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, क्या है इसके बारे में हमारा एक अलग वीडियो होगा, लेकिन इसको आप समझिए है क्या ये। इस संविधान के स्रोत ये भी हैं, क्या है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है ये भी क्या है, हमारे संविधान का एक स्रोत है। हुआ क्या, जब 1935 में अंग्रेज लोग हमारे यहाँ जब थे, अंग्रेज लोग यहाँ रह रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को यहाँ की शासन व्यवस्था चलाने के लिए इन्होंने कई अधिनियम पारित किया था। कई अधिनियम, कई नियम, कई कानून बनाए थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो हुआ क्या, उसमें से काफ़ी नियम, काफ़ी कानून
अभी भी लागू है। अर्थात संविधान बनाते वक्त भारतीय शासन अधिनियम 1935 के कुछ नियम जो हैं, कुछ नियम क्या, लगभग 60% नियम हमारे संविधान में आज भी लागू है। तो इसलिए अधिकतर नियम यहाँ से लिया गया है, 60% नियम कानून। तो इसलिए हमारे हमारा संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत भी माना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब इसमें क्या क्या लिया गया है, इसके लिए मुझे अलग से भारतीय शासन अधिनियम 1935 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। लेकिन बेसिकली आप जानते रहिए कि भारतीय शासन अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा बनाया गया, और इसमें कुछ नियम जो है हमारे संविधान बनाते समय इसमें से लिया गया है। तो इसलिए इसको हम इसको स्रोत मानते हैं। आइए आगे देखते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है, जैसे हमने कहाँ कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, कनाडा से लिया है स्रोत, आयरलैंड से लिया है, रूस से लिया है, जिसे इसे पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है, जर्मनी से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, अमेरिका से लिया है। देखिए और भी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में बराबर रिपीटेड होती रहती हैं, जो पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन के स्रोत। ब्रिटेन से पहला क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था। क्या है संसदीय व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था है क्या? जैसे हम समझते हैं संसदीय व्यवस्था, हमारी जो संसद है, संसद बनती कैसे है? संसद है क्या? संसद एक, जो इंग्लिश में इसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बनता कैसे है? जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जब इंक्लूड होते हैं तो हमारा एक संसद बनता है। अकेले संसद नहीं बनेगा, तीनों संसद होते हैं। अब पूरी संसद की जो व्यवस्थाएं होती हैं, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, पूरे पार्लियामेंट में जो भी काम होते हैं उसकी पूरी व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसे हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं? संसदीय व्यवस्था। क्लियर हुआ? अगला है संसद। संसद, संसद में जो होंगे, संसद क्या है, उसको संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये संसद है। संसद क्या है? संसद हमने अभी बताया कि जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिले, वो संसद है। संसद में हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से, पूरी वहाँ की मैनेजमेंट संसद वहाँ से लिया गया। ठीक, इसके बाद विधानमंडल। एक चीज़ समझिए कि संसद और विधानमंडल चीजें एक ही हैं। संसद केंद्र में लागू होता है। कहां पर? संसद कहां पे लागू होता है? संसद केंद्र में लागू होता है, और विधानमंडल कहां लागू होता है? राज्य में लागू होता है। संसद के दो पार्ट हैं, संसद में तीन पार्ट हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे विधानमंडल राज्य में लागू होता है। इसमें एक बनता है विधान परिषद, दूसरा बनता है विधानसभा, तीसरा है राज्यपाल। सेम तीन पार्ट इसके भी हैं। इन सबको हम अलग से पढ़ेंगे। विधानमंडल क्या है, कैसे कार्य करता है, संसद क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके लिए हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम केवल स्रोत देख रहे हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ जानकारी इसकी देते चल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ विधानमंडल। एकल नागरिकता क्या होता है? नागरिकता, जैसे हम लोग कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, इसके भी एक टॉपिक अलग से बनेगा। नागरिकता क्या है, किसी को नागरिकता कैसे मिलती है, या किसी की नागरिकता कैसे छीनी जाती है, या किसी की नागरिकता कैसे चली जाती है। चली जाती है, एक मिनट, चली जाती है। तो हम इसको देखना है हमको, कैसे नागरिकता आती है, कैसे नागरिकता जाती है। ये हुआ नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल क्या है कि भारत में, जैसे अभी हम कहें हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की एक अलग नागरिकता है? नहीं। क्या मध्य प्रदेश में कोई रह रहा है, बिहार में कोई रह रहा है, क्या बिहार एक नागरिकता अलग देगी, केंद्र सरकार एक अलग देगी? ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। हमें भारत सरकार का एक नागरिकता प्राप्त है, बस हमें एकल नागरिकता, हम एक ही हैं। हम भारत में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है। ठीक, ये हो गया एकल नागरिकता। अगला है संसदीय विशेषाधिकार।
देखिए जो संसद होते हैं, संसद के लोग, संसद के काम करने वाले जो सदस्य होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनका एक विशेष अधिकार होता है, उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, उनके पास काफ़ी अधिकार दिए गए होते हैं। वो अधिकार कहाँ से लिए गए? विशेषाधिकार, कुछ विशेष अधिकार होते हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो संसदीय मतलब संसद में रहने जितने सदस्य हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, उनके विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है, लिया गया है कनाडा का स्रोत। कनाडा से जो लिया गया है, इसको आइए हम देखते हैं। आइए कनाडा देखते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से पहली है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या है? संघात्मक व्यवस्था पहले समझते हैं कि संघात्मक व्यवस्था है क्या। देखिए संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ हम एक इसका अपोजिट समझ लेते हैं, एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक, अभी दोनों में कंपेयर करेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे हम जब पढ़ते हैं अपना संविधान, हम कहते हैं कि भारत एक संघीय राज्य है, संघीय है, भारत संघ है, इसमें जिस देश में कई राज्य हों, संघ राज्य हो, उस संघात्मक व्यवस्था है यहाँ पर। अर्थात जैसे एक केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार तो है ही, केंद्र तो है ही, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं, इसके जो कार्य करने के प्रणाली हैं, इसके तरीके हैं, कई राज्यों में बटे हुए हैं, कई राज्यों में बटे हुए हैं। तो जिस देश में कई राज्य की शक्तियां अलग अलग बटी होती हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं कि अलग अलग, उसमें उत्तर प्रदेश अपने में काम करेगा, यहाँ की एक अलग व्यवस्था दे दी गई है, तो संघात्मक व्यवस्था है। अब एकात्मक क्या है? कितने भी राज्य बनाए जाएं, लेकिन पूरी कंट्रोलिंग सब कुछ केंद्र के पास ही हो, तो वहां पे एकात्मक व्यवस्था मानी जाएगी। तो हमारे यहाँ क्या है? संघात्मक व्यवस्था है, संघ, राज्य क्षेत्र जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगला है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। देखिए केंद्र के पास शक्तियां तो काफी हैं, कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, कुछ अलग तरीके के पावर हैं। जैसे किसी अन्य राज्य देश से अगर हमारा भारत संधि या समझौता करता है, ये एक अवशिष्ट शक्तियां हैं, उसके पास पावर हैं। ठीक, कोई परमाणु क्षेत्र की चीज़ें होती हैं, वो अवशिष्ट शक्तियां हैं। ऐसे काफ़ी अलग अलग की शक्तियां हैं जो कि हम इसमें देख सकते हैं। केंद्र की अलग शक्तियां, एक अलग पढ़ना पड़ेगा, आप इसे रटिए। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ले गया? पॉइंट इतना समझ में आया। आइए हम देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि आप लोग रटते हुए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व होता क्या है, आइए समझते हैं। 3 पॉइंट आती हैं, मूल अधिकार, अब एक आता है नीति निर्देशक तत्व, एक होता है मौलिक कर्तव्य। इस तीनों का सिंपली डिफरेंस आप समझिए। मौलिक कर्तव्य जो होता है ये हमारे व्यक्तियों के लिए है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें भारत में रह रहे हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम कैसे रहें यहाँ पर। जैसे हम जहाँ जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। वृक्ष, हमें वन का, हमें प्राकृतिक चीज़ों का उस पर ध्यान रखना है। सार्वजनिक स्थल, जितने सार्वजनिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखना है। ये नहीं कि सरकारी बसें हैं, सरकारी ट्रेनें हम चल रहे हैं, उसका नुकसान करें। ये सब हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कोई कहेगा नहीं आपसे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये तोड़ना नहीं चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं। अब क्या होगा? ये मौलिक कर्तव्य होगा। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व वो चीज़ होता है कि हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जनता के लिए जो भी नीति बनाएगी, कोई भी नियम बनाएगी, कोई भी नीति बनाएगी, तो वो इस तरीके से बनाएगी कि हमारे मूल अधिकार का हनन ना हो। मूल अधिकार का, पहली चीज तो मूल अधिकार का हनन ना हो, कि ऐसी कोई नीति
हमारी योगी सरकार या कोई भी सरकार बना दे जिससे हमारा अधिकार छिन जाए, हमारा अधिकार उसमें है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य या केंद्र सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिसमें पब्लिक की क्या हो, कल्याण हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसे कहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है? ऐसी नीति जिससे पहली चीज मूल अधिकार का हनन ना हो और कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित हो। यह है नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे इनको कैसे चुना जाता है, कहाँ कहाँ से लोग चुने जाते हैं, कैसे होता है, इसकी डिटेल हम समझेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। इसे पढ़ना पड़ेगा, इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। अगला है रूस। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य बोल सकते हैं या मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। जैसे हमारे यहाँ संविधान बराबर संशोधन होते रहते हैं, संविधान में काफ़ी संशोधन करके इतना संशोधन 101 और 200 संशोधन, ये संशोधन होते रहते हैं संविधान में। कुछ चीज़ें कि संशोधन करके उसमें कुछ ऐड किया जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ बढ़ाया जाए। ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से आपात उपबंध। आपातकाल क्या है, कैसे आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रपति आपातकाल। 3 प्रकार के आपात हैं। ये आपात हमारे भारत में लगाए जाते हैं किसी समय, जैसे हमारे किसी भी राज्य में, देश में, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य है, इस राज्य में हमारी जो भी गवर्नमेंट है, योगी हो या जो भी गवर्नमेंट हो, अगर यहाँ कंट्रोलिंग पावर या अच्छे ढंग से सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब सुचारू रूप से नहीं चला पाती है तो उस देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और उसकी पूरी कंट्रोलिंग क्षमता किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जैसे कोई बाह्य आक्रमण किया है, कोई भारत पर आक्रमण किया है और भारत को आवश्यकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो कई तरीके से लगते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार। जैसे हम जानते हैं पहले कितने मूल अधिकार थे हमारे यहाँ? 7 मूल अधिकार थे। इसको हम अच्छे से पढ़े भी हैं, इसके पहले शायद हमने पढ़ा है। 7 मूल अधिकार हैं। एक संपत्ति का अधिकार लास्ट उसे हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, अनुच्छेद 300 का में उसे रखा गया है। किसमें? 300 के में, 300 ए में रखा गया है। अब एक अधिकार को हटाया, अब वर्तमान में 6 हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अलग होते हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उनकी व्यवस्था को हम समझते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था। हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं। जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, उपराष्ट्रपति 2 पद लेके चलते हैं। एक होता है सभापति का, राज्यसभा के जो मुख्य होते हैं सभापति, जो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति भी होगा। ठीक है, इसके जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके इनको हटाया जाता है। आप राष्ट्रपति पद पर हैं, राष्ट्रपति पद से इनको हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? जैसे कभी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान में जो भी नियम कानून दिया गया है उसके अनुसार अगर काम नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो इनको वोटिंग के द्वारा इनको हटाया जाता है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। इनको हटाने से 14 दिन पूर्व इनको एक सूचना दी जाती है कि आपको हटाया जाएगा। इसकी भी पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे जब पढ़ेंगे महाभियोग। ये जितने टॉपिक हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? पुनरावलोकन मतलब हम पुनः उसी चीज़ का अवलोकन करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारी संसद प्रणाली, हमारी संसद व्यवस्था कोई ऐसे नियम कानून बनाती है, लेकिन उसको जो है न्यायिक मतलब न्यायालय हमारे का सुप्रीम कोर्ट उस नियम को, उस कानून को देखती है, समझती है और उसे लगता है कहीं न कहीं ये पब्लिक के लिए या नियम कानून में कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो उसे अवलोकन के लिए भेजती है या उसे कैंसिल कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसे एक अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये चारों अमेरिका के स्रोत से, अमेरिका से लिया गया है। लास्ट है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया से हमने
एक पॉइंट उद्देशिका का है। हमने उद्देशिका का, जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, हमने उद्देशिका को अच्छे से पढ़ाया है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, एक समवर्ती सूची, राज्य सूची, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची क्या होती है? जिस पे पूरा पावर राज्य का होता है, और संघ सूची क्या होती है? जिस पे केवल संघ का पावर होता है, संघ ही उसमें अर्थात केंद्र ही उसमें काम कर सकती है, केंद्र पावर होता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करते हैं, वो समवर्ती सूची है। उस पर दोनों का अधिकार समान होता है, वो समवर्ती सूची में आता है। इस 3 सूचियों में हम पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो केंद्र संघ में आते हैं, को राज्य में आते हैं, और कौन से समवर्ती में आते हैं। जब हम ये सूचियाँ पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है। अगला है केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन। इनके पास कुछ शक्तियां हैं जो कि विभाजन किया गया कि आप लोग को ये शक्ति प्रदान की गई है। शक्ति में जैसे राज्य सरकार पे शक्ति है, वो अपने अनुसार कोई नियम बना सकती है, कोई कानून बना सकती है, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केंद्र के पास ऐसा कुछ है पावर जो कि केंद्र बना सकती है, और उस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस तरीके से ये हमारे मुख्य पॉइंट हुए संविधान के स्रोत कैसे कहाँ से लिए गए। हमने इनके बारे में एक ब्रीफ नोट्स आपको दिया है, डिटेलिंग नहीं किया है, आप ब्रीफ समझ लिए हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है। जो लोग यहाँ पे नए हैं, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।